नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। फटाफट अटेंडेंस दे दीजिए अपनी कमेंट बॉक्स में और पूरी क्लास तक आप प्रेजेंट रहेंगे। आज का अपना टॉपिक है, अभी वही चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश वाला ही। आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव इसको बोलते हैं। अब ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है वो देखिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, आप हेडिंग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव और फिर इसमें लिखेंगे दो समान परिमाण के विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हो। दो समान परिमाण के विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एक आवेश है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू, जब ये दोनों आवेश परस्पर 2a दूरी पर रखे हो, अल्प दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी है 2a, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2a, इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस के दो आवेश हैं, एक आवेश प्लस का एक आवेश माइनस का, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे अगर ये प्लस का 2 कूलाम है तो वो माइनस का 2 कूलाम होना चाहिए, तब वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। ये प्लस का 2 कूलाम, ये माइनस का 3 कूलाम है तो वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। दोनों का परिमाण समान होना चाहिए, प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। अब देखिए, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये गोला बनाया मैंने यहाँ से किया, तो जो गोलीय आवेश होता है वहाँ हमेशा दूरी मापेंगे इसके केंद्र से। इसका केंद्र यहाँ होगा तो केंद्र की सीधे से मापेंगे, इसका केंद्र यहाँ होगा तो इस केंद्र की सीधे से मापेंगे। ठीक है, बिंदु आवेश ले लिया, ये बिंदु आवेश है प्लस का क्यों, ये बिंदु आवेश है माइनस का क्यों, और इन दोनों के बीच की दूरी है 2a, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2a। ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है, अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को बोलते हैं अक्ष, द्विध्रुव की अक्ष। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की अक्ष। और इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को, बिल्कुल सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? केंद्र, द्विध्रुव का केंद्र। ठीक है, और अब केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा, अगर इनकी डेफिनेशन लिखें द्विध्रुव की अक्ष तो क्या हो जाएगी? द्विध्रुव की अक्ष की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। फिर अगला द्विध्रुव का केंद्र, द्विध्रुव का केंद्र क्या होगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। आप लिख सकते हैं नोट्स में द्विध्रुव की अक्ष, पहला टॉपिक ये हो गया। फिर द्विध्रुव का केंद्र। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है द्विध्रुव की निरक्ष। फिर अगला पॉइंट क्या है? द्विध्रुव की निरक्ष। अब निरक्ष क्या होती है? निरक्ष होती है केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो अक्ष के लंबवत हो, केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो अक्ष के लंबवत हो, द्विध्रुव की निरक्ष कहलाती है। तो द्विध्रुव के 3 अवयव हो गए, कौन कौन से? अक्ष, निरक्ष और केंद्र। ठीक है, द्विध्रुव जो होता है उसमें दोनों आवेश समान परिमाण के होते हैं और प्रकृति क्या होती है? विपरीत होती है। जैसे अगर एक आवेश प्लस का 2 माइक्रोकूलाम है तो ऑब्वियसली दूसरा आवेश माइनस का 2 माइक्रोकूलाम होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या होगी? अल्प होगी, कम होगी। ऐसे नहीं कि 5 किलोमीटर दूर दोनों आवेशों रख दिया ये बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को हमेशा 2a नाम देते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होगी? 2a के बराबर होगी, ना कि a के बराबर नहीं होगी। किसके बराबर होगी? 2a के बराबर होगी। ये हो गया द्विध्रुव का परिचय। ठीक है, अब एक होता है, अगला टॉपिक है अपना, अगली हेडिंग जो आप लगाएंगे द्विध्रुव आघूर्ण। हेडिंग लगाइए द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण में लिखेंगे आवेशों के परिमाण, आवेशों के परिमाण एवं उनके मध्य दूरी के गुणनफल, आवेशों के परिमाण एवं उनके मध्य दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
आवेशों के परिमाण एवं उनके मध्य दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेशों के परिमाण से क्या मतलब है? ये प्लस क्यू आवेश और 2a दूरी पर माइनस क्यू आवेश। तो अब आवेशों का परिमाण क्या हो गया? आवेशों का परिमाण हो गया q। ठीक है, आवेशों का परिमाण क्या हो गया? q। भाई ये 2 माइक्रोकूलम, वो -2 माइक्रोकूलम, तो परिमाण क्या हो गया? परिमाण की बात कर रहे हैं, तो परिमाण क्या हो गया यहाँ पे? q, और उनके बीच की दूरी क्या है? 2a। जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा p, और p क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। p क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो आवेशों के परिमाण एवं उनके मध्य दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर क्या हो गया? Q इंटू 2a, या फिर अपन डायरेक्ट लिखते हैं, इसको इजी होता है पढ़ने में और याद करने में। P बराबर 2a। क्यों? 2a क्या है? इनके बीच की दूरी है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2a, ना कि a। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2a, और आवेश का परिमाण क्या है? Q। अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालेंगे तो 2a क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और गुणा q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो ये मात्रक क्या हो गया? कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर। और जब विमा निकालेंगे, कूलाम की विमा होती है A1 T1, और मीटर की विमा क्या होती है? L1। तो ये विमा क्या आ जाएगी? L1 T1 A1, और m नहीं है तो m के लिए क्या आ जाएगा? 0। m0 L1 T1 A1। ये हो गई द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक और विमा। और द्विध्रुव आघूर्ण जो है, P जो है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वो एक सदिश राशि है, और जिसकी दिशा सदैव जो होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है हमेशा दिशा किसकी? P की दिशा। P यानी द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ये वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया? इसका परिचय हो गया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। NaCl जो अणु होता है, NaCl यानी नमक, NaCl में 2 आयन होते हैं, Na+ और Cl-। इनके बीच की दूरी आप क्वेश्चन लिख लेंगे। NaCl अणु में Na+ एवं Cl- के बीच की दूरी है, दूरी देखिए 1.28 एंगस्ट्रम। 1.28 एंगस्ट्रम। इनके बीच की दूरी देखिए 1.28 एंगस्ट्रम। तो अपने को द्विध्रुव आघूर्ण याद करना है, P याद करना है। अब क्योंकि P बराबर क्या होता है? 2a। जहां पर 2a बराबर क्या है? 1.2। a का मान नहीं है, 2a का मान है 1.28 एंगस्ट्रम। 1.28 एंगस्ट्रम मतलब 1.28 एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और क्यों? आवेश का परिमाण Na पर 1+ का है और Cl पर 1 क्या है? माइनस का है। Na+ पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? प्लस का 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, और Cl- पर जो आवेश होगा वो होगा माइनस का 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों पर आवेश समान है, ठीक है, परिमाण समान है ना, तो Q का मान क्या हो जाएगा? Q पर सिर्फ परिमाण लेंगे, Q को प्लस माइनस से मतलब नहीं है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब जब अपन P निकालेंगे, अतः P बराबर 2a की जगह 1.2 गुना 10⁻⁻10 और Q की जगह 1.6 गुना 10⁻⁻19। ठीक है, 1.28 गुना 1.6 गुना ये हो गया 10⁻⁻10 और -19। 1.28 को 1.6 से गुणा करेंगे, 1.28 कर लेंगे आप लोग, जो भी आएगा, और ये आ गया 10⁻⁻29, और मात्रक क्या होगा? कूलाम इंटू मीटर। C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर। ये द्विध्रुव आघूर्ण आ गया NaCl अणु में।
NaCl अणु में द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना आ गया 1.28 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर। और दिशा किधर की तरफ होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब अक्षीय बिंदु कौन सा होता है, अक्षीय बिंदु कौन सा होता है, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये दूरी कितनी है 2a है। अक्ष होता है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इस पर कहीं पे भी आपने बिंदु ले लिया, यहाँ पर ले लिया बिंदु P, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इसका सेंटर हो गया, इधर वाली दूरी कितनी है a है, और इधर वाली दूरी भी कितनी है a है, ठीक है। प्रेक्षण बिंदु यहाँ पर स्थित है, प्रेक्षण बिंदु यहाँ पर स्थित, मतलब यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया क्या, समझने का मतलब क्या है, प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा है, माइनस क्यू आवेश यहाँ रखा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a, ये इसका केंद्र हो गया। केंद्र का मतलब क्या है, इधर वाली a और इधर वाली a। आपको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से ये स्मॉल r दूरी पर स्थित है, ये प्रेक्षण बिंदु जो है वो द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। प्रेक्षण बिंदु जो है वो द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब यहां पर देखो क्या हो गया, ये वाली दूरी तो कितनी हो गई r माइनस ए, r माइनस ए हो गई, ये पूरी कितनी थी r, ये यहां से लगा के यहां तक कितनी थी ये r, उसमें से इतनी कम करो, इतनी कम करी, a कम कर दी तो कितनी बच गई r माइनस ए, कितनी बच गई r माइनस ए, मतलब प्लस क्यू आवेश की, प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी हो गई r माइनस ए, और माइनस की आवेश कितनी होगी, ये r है और उसमें a और जोड़ना है, तो माइनस क्यू आवेश के लिए दूरी हो गई r प्लस ए। ये जो प्रेक्षण बिंदु P है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके केंद्र से दूरी कितनी है स्मॉल r, प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है r माइनस ए, माइनस क्यू आवेश से कितनी है r प्लस ए। क्लियर। अब आप लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी हेडिंग हो गई, ये आप डायग्राम बना लेंगे उधर साइड में, और नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखेंगे, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर प्रेक्षण बिंदु कैपिटल P लेते हैं, स्मॉल r दूरी पर प्रेक्षण बिंदु कैपिटल P लेते हैं। बिंदु P पर, बिंदु P पर, अब बिंदु P पर क्या है, प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु P पर याद कर रहे हैं, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको नाम दे दिया E प्लस Q, प्लस क्यू आवेश के प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, बिंदु P पर, वो क्या हो जाएगी K आवेश है Q, और दूरी कितनी है, देखो E बराबर अपन ने पढ़ लिया पहले वाले वीडियो में, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, Q आवेश है, R क्या है दूरी, लेकिन यहाँ पे दूरी R नहीं है, यहाँ पे दूरी ये है R माइनस ए, यहाँ पे दूरी क्या है R माइनस ए, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा E प्लस क्यू बराबर KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। उसके नेक्स्ट लाइन में,
उसके नेक्स्ट लाइन में आप ये लिखेंगे दिशा के साथ में, ठीक है। एक बार तो बिना दिशा, और अगली वाली लाइन में आप नोट्स बनाना ढंग से बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो उस अगली वाली लाइन में दिशा लगा के अब इसकी दिशा बताओ। प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा होती है बाहर की तरफ, दिशा की तरफ क्यों होती है? बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसकी दिशा अपन लिख सकते हैं बाहर की ओर, इसकी दिशा क्या हो गई? बाहर की ओर। या फिर लिख सकते हैं इसकी दिशा इधर की तरफ है, मतलब ऋणावेश से धनावेश की ओर है, ठीक है। ऋणावेश धनावेश की ओर है, इधर की तरफ दिशा ऋणावेश धनावेश की तरफ ही इस दिशा में ही है। ऋणावेश से धनावेश का मतलब है इस दिशा को बोल सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। क्या बोल सकते हैं इसको? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो भी माइनस से प्लस की ओर ही होती है, इधर की तरफ ही होगी, ठीक है। ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने निकाल ली। यहां तक किसी को दिक्कत आई क्या? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस के बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और दिशा हो गई बाहर की ओर, ठीक है। अब उसके बाद में निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो आएगी E माइनस क्यू बराबर के क्यू अपॉन माइनस, मैंने पहले ही बताया था कि सदिश राशियां हैं बल और ये विद्युत क्षेत्र सदिश राशियां हैं, तो यहाँ पर क्यू का मान प्लस और माइनस परिमाण नहीं ले, यहाँ पे सिर्फ परिमाण लेना है, प्लस माइनस लेना। प्लस माइनस किसको किसको बताएगा? प्रकृति और दिशा को बताएगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं लेना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर के दूरी। अब इस बिंदु P से माइनस क्यू आवेश की दूरी कितनी होगी? आर प्लस ए। कितनी हो गई? आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर। E माइनस क्यू बराबर के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अगली लाइन में फिर सदिश रूप में लिखेंगे, और सदिश रूप में लिखेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस प्लस को भूल जाओ एक बार के लिए। माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर थी, और माइनस क्यू आवेश किधर की तरफ रहेगी? अंदर की तरफ। E माइनस क्यू इधर की तरफ रहेगी, ठीक है। इसकी दिशा होगी अंदर की ओर, अंदर की ओर। या फिर लिख सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत, ठीक है। इधर ये माइनस की तरफ, माइनस E माइनस क्यू की दिशा इधर की तरफ, E प्लस क्यू की दिशा इधर की तरफ, ठीक है। तो इस बिंदु P पर आपने बिंदु P पर दो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, एक प्लस क्यू आवेश उत्पन्न करेगा और एक माइनस क्यू वाला आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब अगर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इन दोनों क्या करेंगे? सदिश योग, दिशा सहित योग, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट वेक्टर बराबर E प्लस क्यू वेक्टर प्लस E माइनस क्यू वेक्टर, E प्लस क्यू वेक्टर प्लस E माइनस क्यू वेक्टर, ठीक है। E प्लस क्यू वेक्टर प्लस E माइनस क्यू वेक्टर। अब E प्लस क्यू जो वेक्टर है और E माइनस क्यू वेक्टर है, इनका अपन ने मान निकाल लिया। ये E प्लस क्यू और ये E माइनस क्यू, इनमें से एक बाहर की ओर है, एक अंदर की ओर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। एक दूसरे के विपरीत है तो एक को प्लस में एक को माइनस में, पहले भी करके आए, पहले भी करते हैं। अब किसको प्लस में लेना है, किसको माइनस में लेना है? ये देखो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, इसको ले लो प्लस में, और ये दिशा के विपरीत है, इसको ले लो किसमें? माइनस में। ये दिशा के विपरीत है ना, तो इसको ले लेंगे किसमें? माइनस में। तो E नेट निकालेंगे। E नेट सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं। अब ये तो था के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो ले लेंगे प्लस में। के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो ले लेंगे प्लस में, और के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर ये ले लेंगे माइनस में। देखिए वापस एक बार से,
ये के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर ई प्लस क्यू वेक्टर है, इसकी दिशा इधर की तरफ है, किधर की तरफ है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, इसको ले लिया प्लस में। ये ई माइनस क्यू की दिशा इधर की तरफ है, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत, तो इसको किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, इसको माइनस में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये रख दिए मान, एक को प्लस में एक को माइनस में। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर के क्यू, यहाँ लघुत्तम क्या आ गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों गुणा के लघुत्तम आ गए, ये वाला एक से मल्टीप्लाई होगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर है के क्यू। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, एक्स वाई का होल स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हैं, r माइनस ए गुणा आर प्लस ए, इस पूरे का क्या लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये सा, x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक्स वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो x का स्क्वायर अलग, y स्क्वायर अलग, एक ही बात है। अब यहाँ पर इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैथमेटिक्स वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी वालों में थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब यहाँ माइनस आएगा तो सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर खोल दिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, फिर माइनस का चिन्ह, और यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 2ar, कन्फ्यूजन वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, नीचे क्या किया, इन दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया बराबर के क्यू। तो देखो बाहर है, इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, इस माइनस को अंदर गुणा करो तो आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का, और इस माइनस गुणा करेंगे तो ये माइनस का इसका हो जाएगा प्लस का, लिख दिया मैंने, देखो वहां पे ऐसा कैसा, और नीचे ये a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और होल स्क्वायर अपने पास में है ही, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बराबर क्या आ गया, के क्यू इंटू 2ar, और 2ar क्या हो गया 4ar, और नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया के क्यू इंटू 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ई नेट निकाल रहे हैं अपन, ई नेट का परिमाण बराबर इसको लिखते हैं के इंटू क्यू इंटू 2a इंटू 2r, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2a इंटू 2r, 2 दूना 4ar, ये आएगा ना, तो 4ar को लिख लिया 2a इंटू 2r, 4ar को क्या लिख दिया 2a इंटू 2r। अब 2a को किससे गुणा करना है, q से, किससे गुणा करना है, q से, ठीक है। तो 2a को जब q से गुणा करते हैं तब क्या आता है, p आता है, क्या आता है, p आता है, p आता है, तो यह है ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, के पी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, अभी पहले पढ़ा था अपन ने, पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, पी बराबर 2aq। तो अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन पढ़ रहे थे, ई एक्स बराबर क्या आई, 2, क्या आया है देखते हैं, 2 को पहले लिख रहा हूं मैं, 2kpr, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई, ठीक है। अब अगर सदिश की बात करेंगे, सदिश रूप में आपको इस प्रकार से सदिश रूप में लिख के हर बार अलग लिखना है, मैंने बोला है हर बार के अलग अलग कब लिखना है, ई एक्स
बराबर क्या आ जाएगा 2kpr/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब लिखनी है दिशा। अब दिशा क्या लिखेंगे, दिशा देखने के लिए देखो कहाँ गए, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। इसकी दिशा थी द्विध्रुवागुण की दिशा में और इसकी दिशा थी द्विध्रुवागुण दिशा के विपरीत। ठीक है, अपन ने इसको लिया प्लस में और इसको लिया किसमें, माइनस में। अपना जो परिणामी आया ना वो आया प्लस में। प्लस में आया मतलब किसकी दिशा में है, इसकी दिशा में आया। प्लस का मतलब इसकी दिशा में है, प्लस आने का मतलब क्या है, इसकी दिशा में आया है, द्विध्रुवागुण की दिशा में आया है। अगर परिणामी जो है वो माइनस में आता, अगर परिणामी किस में आता, माइनस में, भाई अपन जोड़ते हैं इनको, एक को प्लस में एक को माइनस में लेके जोड़ते हैं। अगर परिणामी माइनस में आता, इसका मतलब दिशा किधर की तरफ होती, द्विध्रुवागुण की दिशा के विपरीत होती, क्योंकि अपन ने प्लस में किसको लिया था, द्विध्रुवागुण की दिशा में को तो लिया था प्लस में और विपरीत दिशा को लिया था माइनस में। जो परिणामी आया वो किस में आया, प्लस में आया। प्लस में आया इसका मतलब किधर की आएगा, ये द्विध्रुवागुण की दिशा में। तो ये परिणामी की दिशा होगी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, मतलब अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो द्विध्रुवागुण की दिशा में होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सदिश रूप में भी निकाल लिया। अब अभी ये कई बार क्या पूछ लेता है, या तो जैसे ये अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए, डेरिवेशन हो गया एक। ठीक है, अब अगर ये 3 या 4 नंबर का है तो इतना सा नहीं हो, छोटा ही हुआ है। अभी आपने अपन कॉपी में उतारेंगे तो देखेंगे एक ही पेज का हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तो मोटे मोटे अक्षर लिख रहे हैं तो बहुत सारे पेज भर गए, तो उसमें आगे ये और करना है, लघु द्विध्रुव की स्थिति में, लघु द्विध्रुव की स्थिति में। अब लघु द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, लघु द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी a है ना, 2a होती है। 2a, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 2a। आधी दूरी क्या होगी, a। तो वो जो a है उसका मान बहुत कम होगा r की तुलना में। a और r क्या है वो देखो, ये प्लस q आवेश है, ये माइनस q आवेश है, ये वाली दूरी क्या है, a है, ये वाली दूरी भी क्या है, a है, और प्रेक्षण बिंदु यहाँ पे स्थित है तो ये वाली दूरी क्या है, r है। इसका मतलब क्या है कि a का मान ये बहुत कम है, ये बहुत क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जब r का मान बहुत ज़्यादा हो और a का मान बहुत कम हो, ठीक है, उस स्थिति को बोलते हैं लघु द्विध्रुव की स्थिति। उसको क्या बोलते हैं, लघु द्विध्रुव की स्थिति। r क्या है, प्रेक्षण बिंदु की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी है। r क्या है, प्रेक्षण बिंदु की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी है, स्मॉल r। ठीक है, तो स्मॉल r का मान बहुत ज़्यादा हो, स्मॉल a का मान बहुत कम हो, उसको बोलते हैं लघु द्विध्रुव की स्थिति। ठीक है, लघु द्विध्रुव की स्थिति में क्या होगा, a का मान बहुत कम है तो r r का मान बहुत ज्यादा, a का मान बहुत कम है, मतलब उसका उल्टा किया तो क्या हो गया, r का मान बहुत ज्यादा है। r का मान बहुत ज्यादा है तो r² का मान तो और भी बहुत ज्यादा होगा। r² का मान तो क्या होगा, r और भी बहुत ज्यादा होगा। जैसे a का मान है 1 सेंटीमीटर और r का मान है 100 सेंटीमीटर। a का मान 1 सेंटीमीटर, r का मान 100 सेंटीमीटर। अब देखो r का मान बहुत ज्यादा है ना, r का मान 100 है, a का मान 1 सेंटीमीटर है। अब r² निकालेंगे, r² 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और a² का मान तो वही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो r², यहाँ पे r का मान 100 और a का मान 1, यहाँ पे r² का मान 10,000 और a² का मान 1 ही है, बहुत ज़्यादा हो गया ना। अगर a का मान 2 भी लेते तो भी a² का मान कितना आता, 4 आता। r² का मान क्या है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इस कंडीशन में r² माइनस a² को जो मान होता है वो लगभग r² के बराबर होता है। लघु द्विध्रुव की स्थिति में r² माइनस a² को जो मान होता है वो लगभग r² के बराबर होता है। ठीक है, लघु द्विध्रुव की स्थिति में जब a यानी ये वाली दूरी है केंद्र की आवेश से दूरी, ये वाली और ये वाली बराबर होती है, और r है केंद्र की प्रेक्षण बिंदु से दूरी,
वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तब ये वाली कंडीशन काम में आएगी। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब लघु द्विध्रुव की स्थिति में ई एक्स का मान क्या आएगा वो देखते हैं। लघु द्विध्रुव की स्थिति में इसका मान क्या आएगा वो देखते हैं। ए एक्स बराबर 2kpr और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर और उसका भी क्या स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया 2kpr अपॉन आर की घात 4, तो ये आ गया 2kpr ऊपर है, आर की घात 4 नीचे, तो क्या आ गया आर क्यूब। ये किसका मान हो गया, ई एक्स का मान हो गया लघु द्विध्रुव की स्थिति में। इसका मान हो गया लघु द्विध्रुव की स्थिति में ई बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब, जहां पर k क्या है, k नियतांक है। निर्वात के लिए k का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। और p क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, p बराबर क्या होता है 2aq। एक बार इसका मान भी नहीं तेरेगा भाई, जो आपने आवेश ले लिया, ठीक है, दो आवेश लाके रख लिए, एक आवेश प्लस क्यू एक आवेश माइनस क्यू। अब आवेश लाके रख लिए तो क्यू का मान नहीं बदलेगा, और 2a क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, ये भी नहीं बदलेगी। अब आप बदलोगे तो इसको बदलोगे, आर प्रेक्षण बिंदु, आपका मन चाहा प्रेक्षण बिंदु आपने ये प्लस क्यू आवेश ये माइनस क्यू आवेश ये 2a फिक्स है, ठीक है। इस p बराबर 2aq ये नियत रहेगा। अब आपका मन चाहा प्रेक्षण बिंदु आपने यहां ले लिया प्रेक्षण बिंदु p, तो दूरी ये हो गई, ठीक है। प्रेक्षण बिंदु आपका मन चाहा आपने यहां ले लिया, दूरी ये हो गई। प्रेक्षण बिंदु चाहा आपका मन यहां ले लिया, मतलब दूरी यहां हो गई, ठीक है। तो इसमें बदलेगा क्या, इसमें बदलेगा स्मॉल आर। क्या बदलेगा स्मॉल आर, के तो वैसे ही नियतांक होता है। और जब एक बार आपने द्विध्रुव ले लिया, ठीक है, द्विध्रुव ले लिया मतलब आवेश का मान पता चल गया, आवेश का भी मान पता चल गया आपको, और उनके बीच की दूरी का ही पता चल गया। अब आप उनको बदलोगे नहीं, वो एक द्विध्रुव बना के रख लिया आपने। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप क्या बदलोगे, ये आर बदलोगे, आर को कम कर लोगे, ज्यादा कर लोगे, और कम कर लिया तो क्या परिवर्तित होगा, आर परिवर्तित होगा। जब आर परिवर्तित होगा तो ये ई का मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर। तो आ जाएगा ई समानुपाती 1 में आर क्यूब, ई समानुपाती 1 में आर क्यूब, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने बिंदु आवेश के लिए निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1kq अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ई समानुपाती 1 में आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जितने भी अपन आगे और भी निकालेंगे, बिंदु आवेश के कारण तो अभी निकाला है, आगे अपन गाउस का नियम पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे निकायों के कारण, चालक गोले कारण, कुचालक गोले के कारण, सबके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो अधिकतर जगह ई समानुपाती 1 में आर स्क्वायर आएगा। सिर्फ ये एक निकाय ऐसा है जब ई समानुपाती 1 में आर क्यूब आएगा, और वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए जिसके लिए ई समानुपाती 1 में आर क्यूब होता है। उस निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। भाई डायरेक्ट लिखा हुआ आ गया कि विद्युत क्षेत्र के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन आ गया कि विद्युत क्षेत्र के अक्षीय बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब ये आ गया उस निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए जिसके लिए ई समानुपाती 1 में आर क्यूब होता है, तो सिर्फ एक ही निकाय ऐसा है। कौन सा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। उसके लिए आपको ये डेरिवेशन करना है, ई समानुपाती 1 में आर क्यूब के लिए द्विध्रुव आघूर्ण वाला, वैद्युत द्विध्रुव वाला। इज दैट क्लियर। अब इसकी दिशा बतानी है, ये आ जाएगा, ये किधर है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, ये आ जाएगा, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय बिंदु पर हो गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या था,
वैद्युत द्विध्रुव क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, फिर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष, निरक्ष, केंद्र, और फिर अपन ने पढ़ा एक, ये जो टॉपिक पढ़ा ना अपन ने, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेरिवेशन आएगा, मतलब ये क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को ध्यान से करना है, इसको रिवाइज करना है। इसका एक पार्ट और है, सेकेंड पार्ट, वो अपन उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अपन उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है, लगभग 6 क्लास हो चुकी इस, और लगभग आधा चैप्टर होने वाला है। आपने कितना पढ़ा, आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, ठीक है, उसका अपन एक टेस्ट रखेंगे अब, ठीक है। वो सूचना आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, और जिनका मेरे से व्हाट्सएप संपर्क नहीं है, वो भी टेस्ट देना चाहते हैं, तो मेरे को नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। जो मेरा नंबर है आप लोग चैनल पे देख सकते हैं, या फिर नंबर है 82 90 77 35 61, इस पे व्हाट्सएप कर देंगे। मेरे को भी टेस्ट देना है, वो भी, उनको भी टेस्ट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में आप लोग इसका आउटपुट भी देंगे, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें ये रहा, कितना समझ में आया, कैसा पढ़ाया गया, सर ये इम्प्रूव करना है, जो भी इम्प्रूव करना है। क्योंकि ये जो मैं वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोगों के पढ़ने के लिए बना रहे हैं, और आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई दुविधा हो रही है पढ़ने में, तो आप लोग बताइए कि ये दुविधा हो रही है, हम उसका निराकरण करेंगे, लेकिन पढ़ने के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।